हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी पे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही दोनों के कुछ फिजिकल और केमिकल एक्टिविटीज हैं जिनको कि हम लोग परफॉर्म करके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have been given in table 4.1. बताया जा रहा है कि आप लोगों ने पहले भी मटेरियल्स देखा होगा, आयरन, एल्यूमिनियम या कॉपर, और इसमें से कुछ लिस्ट दिया हुआ है टेबल 4.1 में। वो है आयरन, कुछ है कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर। आपको बेसिकली बताना है यहाँ पे कि जैसे आयरन है तो उसका अपीयरेंस कैसा होता है और हार्डनेस कैसा होता है। तो देखिए, आयरन का अपीयरेंस होता है शाइनी, जबकि हार्डनेस की बात करें तो वेरी हार्ड। कोल के बारे में बात करें तो कोल का अपीयरेंस है डल, हार्डनेस नॉट वेरी हार्ड। सल्फर, इसका अपीयरेंस होगा डल और हार्डनेस नॉट वेरी हार्ड। एल्यूमिनियम की बात करें तो शाइनी है सरफेस, उसका अपीयरेंस, हार्डनेस में वेरी हार्ड। कॉपर में भी उसका अपीयरेंस शाइनी है और हार्डनेस उसका वेरी हार्ड है। तो कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। अब आपको पूछा जा रहा है कि अभी ऊपर वाली लिस्ट में आप बता सकते हैं इसमें से मेटल कौन सा था। तो देखिए, इसमें आयरन हो या आपका एल्यूमिनियम है या कॉपर है, इन सभी तीनों को देखिए ना, तो तीनों का जो अपीयरेंस है वो शाइनी है, जबकि हार्डनेस भी वेरी हार्ड है। तो ये सभी मेटल्स होते हैं। तो आगे आपको बताया जा रहा है कि द रेस्ट ऑफ मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। जो बच गए ना वो नॉन मेटल्स हैं। तो मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर आप मेटल और नॉन मेटल से अलग करना चाहते हैं तो उनको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर उनको अलग किया जा सकता है। आप पहचान सकते हैं इन प्रॉपर्टीज से कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, कोई चमकीला है, ज्यादा चमक रहा है, तो ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। कठोर है, हार्ड है, तो ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इस टॉपिक के ऊपर में। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन। आपने देखा होगा कोई ब्लैक स्मिथ जो आयरन पे काम करता है ना, लोहे का काम करता है, तो कभी आयरन पीस को वो बीटिंग करते हुए आपने उसको देखा होगा, हथौड़े से पीटते हुए। लाइक ए स्पैड, स्पैड समझ गए ना, कुदाल हो या एक सॉवेल हो, कोई फावड़ा है, एक्स है, कुल्हाड़ी है, ये सभी को ना वो बीट करता है। कैसे? तो उस जब बीट करता है हैमर से ना, तो उसका शेप या साइज चेंज हो जाता है। डू यू फाइंड अ चेंजेज इन द शेप ऑफ दिज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग। जब उसको बीट किया जाता है तो उसका जो शेप या साइज होता है वो चेंज हो जाता है। तो बता रहा है, वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट अ वुड लॉग। अगर आप एक लकड़ी के टुकड़े को अगर आप वैसे ही अगर बीट करते हैं तो क्या इसका साइज चेंज हो जाएगा? लेट अस फाइंड आउट। चलिए, तो एक एक्टिविटी है जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं, एक्टिविटी 4.1। तो एक्टिविटी 4.1 में क्या है उसको देखिए। इसमें बता रहा है, टेक ए स्मॉल आयरन नेल। क्या करना है कि आपको एक स्मॉल आयरन नेल ले लेना है। अ कोल पीस, एक कोल का टुकड़ा ले लीजिए, कोयले का। अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड अ पेंसिल लेड, पेंसिल का लेड ले लीजिए। बीट द आयरन नेल विथ अ हैमर। थोड़ा सेफ्टी के साथ में इस आयरन नेल यहाँ पे दिख रहे हो फिगर में ना, इसको बीट किया जा रहा है, पीटा जा रहा है। एंड ट्राई टू हीट हार्ड, और उसको कोशिश कीजिए कि ज्यादा उसको हम लोग हैमरिंग करें, हीट हार्ड द एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो। ऐसा ही काम आप एल्यूमिनियम वायर के साथ में भी कीजिए, और वैसा ही जो अभी एक्शन आपने किया वही सेम ट्रीटमेंट जो है आप कोल पीस के साथ करने जा रहे हैं और वही पेंसिल लेड के साथ करने जा रहे हैं। सबको आपको हैमरिंग करना है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन द टेबल 4.2। अब ये है टेबल 4.2, इसमें ऑब्जर्वेशंस को नोट करना है। जैसे पहला ऑब्जेक्ट है आयरन नेल, और आपसे पूछा जा रहा है चेंज इन शेप। क्या आपने उसमें कुछ चेंज इन शेप देखा? तो जब आप उसको हैमरिंग करते हैं ना तो फ्लैटन हो जाता है। कोल पीस, तो कोल पीस भी क्या होता है, ये फ्लैटन नहीं होता है बल्कि ब्रेक्स इनटू पीसेस। एल्यूमिनियम वायर, दिस आल्सो फ्लैटन्स।
पेंसिल लेड दिस ब्रेक्स इनटू पीसेस। तो आप इस तरीके से समझ गए कि हैमरिंग करने के बाद में उसका शेप साइज कैसे चेंज होता है। यू सॉ दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग। जब आपने उसको बीट किया ना तो एल्यूमिनियम वायर और आयरन नेल दोनों का शेप जो था ना चेंज हो गया। इफ दे वेर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज इनटू सीट। अगर आप उसको और भी ज्यादा बीट करते हैं ना तो उसको ना किस में बदल सकते हैं, सीट में बदल सकते हैं। You might be familiar with silver foil used for decorating sweets. You must also be familiar with the aluminium foil used for wrapping food. आप लोगों ने देखा होगा एल्यूमिनियम का फॉइल जिससे हम फूड आइटम्स को रैपिंग करते हैं, और सिल्वर का फॉइल जो कि स्वीट्स वगैरह को डेकोरेट करने में यूज किया जाता है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो याद रखिएगा मैलिएबिलिटी क्या होता है। तो मेटल्स का वैसा प्रॉपर्टी जिसके कारण उनका थीन शीट बनाया जा सकता है, यानी कि उनको थीन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। आप कभी कोयले को अगर आप हैमरिंग कीजिए, उसे सीट बनाने का कोशिश कीजिए, या पेंसिल लेड को अगर आप सीट बनाने का कोशिश कीजिए तो ऐसा संभव नहीं होगा। कारण क्या है कि ऐसा करने पे वे टूट जाएंगे, वे उनके पास में मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटालिक पैन इज विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। अब क्या ऐसा संभव है कि आप किसी मेटल के पैन को, बर्तन को बिना किसी प्लास्टिक या वुडन हैंडल के पकड़िए? ऐसा संभव है? परहैप्स नॉट, नहीं है, शायद ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेस in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot things. तो प्लास्टिक का हैंडल हो या वुडन हैंडल हो, अगर हॉट ऑब्जेक्ट को आप पकड़ते हैं इसके द्वारा तो आपका हाथ नहीं जलता है। कारण क्या है कि ये हीट को अच्छे तरीके से कंडक्ट नहीं करते हैं। On the basis of these experiences, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? You must have seen an electrician using his screwdriver. What kind of handle does it have? Why? आपने कभी स्क्रू ड्राइवर देखा होगा? उस स्क्रू ड्राइवर का हैंडल किस तरीके का होता है? तो एक एक्टिविटी करना है, एक्टिविटी 4.2, इसको देखिए। रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। आपने ऐसा सर्किट बनाया है पहले भी। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट का जिसमें एक बल्ब है, सेल के थ्रू बीच में यहाँ पे आपने नेल डाल करके इस एक्सपेरिमेंट को किया था। चलिए चला दूसरे तरफ देखते हैं। दिस एक्टिविटी विथ वेरियस ऑब्जेक्ट इन क्लास 6, आपने इसको कहाँ पे कंडक्ट किया था? क्लास 6 में, याद कीजिएगा जरा। नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी विद द मटेरियल्स मेंशन्ड इन द टेबल 4.3। अब सेम वैसा ही एक्टिविटी करना है। ये जो नीचे जो मटेरियल्स दिख रहे हैं, आयरन, सल्फर, कोल पीस, कॉपर वायर, ऐसा करके आपको इस एक्टिविटी को करना है और ऑब्जर्व करना है कि कौन से गुड कंडक्टर है और कौन से पुअर कंडक्टर है। जब आप इस एक्टिविटी को करेंगे ना तो आयरन रॉड या नेल जो भी है, ये क्या दिखेगा? जो लोहे का है तो ये गुड कंडक्टर आपको मिलेगा। सल्फर को देखिएगा तो ये गुड कंडक्टर नहीं होगा। कोल पीस तो ये भी गुड कंडक्टर नहीं होगा, यानी पुअर कंडक्टर। मतलब ये पुअर कंडक्टर, ये भी पुअर कंडक्टर। कॉपर का वायर ये गुड कंडक्टर मिलेगा। तो बेसिकली गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ये हम डिसाइड किस आधार पर कर पाते हैं? ये हम कर पाते हैं जो मेटल्स होते हैं वे गुड कंडक्टर्स हैं जनरली, और जो नॉन मेटल्स है जनरली पुअर कंडक्टर है। तो आगे देखिए, यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स व्हाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर्स। हाँ, सल्फर का जो टुकड़ा होगा रोल्ड किया हुआ या कोल का होगा तो वो सभी पुअर कंडक्टर्स होते हैं। चलिए, वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स? एल्यूमिनियम और कॉपर वायर्स का आपने यूज कहाँ पे देखा है होगा? हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल? आपने कभी कोल का वायर देखा है क्या? डेफिनेटली नॉट, नहीं देखते हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये कंडक्टर्स नहीं हो सकते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। फर्स्ट थिंग क्या है कि ना कोल को आप वायर के फॉर्म में भी नहीं बना सकते हैं, जबकि एल्यूमिनियम और कॉपर को बना सकते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का जब भी डेफिनेशन पूछा जाए तो याद रखिएगा, डक्टिलिटी के लिए ये डेफिनेशन है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हैव यू एवर नोटिस्ड द डिफरेंस इन द साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट, metal coin, a piece of coal on the floor?
फ्लोर पे कभी आयरन का टुकड़े को गिराइए या कोई कॉइन को गिरा करके देखिए। इफ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ। ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो करके देखिए। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड? और सबका साउंड ना आपका अलग अलग आएगा। आप अगर किसी मेटल के कॉइन को गिराते हैं और किसी कोल के पीस को गिराते हैं ना, दोनों का साउंड अलग अलग होगा। ऐसा क्यों होता है? वही कहानी है कि एक मेटल है जबकि दूसरा नॉन मेटल है, और उनके पास में एक सर्टेन प्रॉपर्टी होता है। तो मेटल्स के पास साथ में जो साउंड प्रोड्यूस करने की जो प्रॉपर्टी है ना, इसको बोलते हैं सोनोरस। सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स, दे आर सेड टू बी सोनोरस, उनको सोनोरस बोला जाता है। ठीक है, द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। आप जब भी उस पर थोड़ा सा भी प्रेशर अप्लाई करेंगे, एक रिंगिंग साउंड आपको मिलेगा। आप सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर ऑफ मेटल। आपको दो बॉक्स दिया जाए, एक लकड़ी का और दूसरा जो है मेटल का है। कैन यू टेल द विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस? आप उस पर अगर अपने फिंगर से जस्ट एक क्लिप कीजिए, आपको साउंड जो है दोनों का डिफर करेगा। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन मेटल है कौन मेटल नहीं है। तो चलिए, इस एक्टिविटीज के बाद में हम लोग ने क्या सीखा? आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज वी कैन सी से दैट सम मटेरियल्स आर, क्या क्या है प्रॉपर्टी नाम याद करते चलिएगा। हार्ड पहला, दूसरा लस्टरस, हमने देखा है ना चमक वाला। मैलिएबल, हाँ सीट बनाया जा सकता है। डक्टाइल, वायर के फॉर्म में लाया जा सकता है। सोनोरस, मतलब रिंगिंग साउंड आएगा। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारा जो प्रॉपर्टी है ना, ये सारा प्रॉपर्टी मेटल्स के पास में होता है। इन्हें आप लोग याद कर लीजिएगा। दी मटेरियल्स विच जनरली पोसेस दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स, उन्हें मेटल्स बोला जाता है। चलिए, मेटल्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, etc. These are the examples of metals, याद रखिएगा। इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स लाइक जैसे कि कोल, सल्फर, these are soft and dull in appearance, ये हार्ड भी नहीं होते और साथ ही साथ ये लस्ट्रस भी नहीं होते। तो दे ब्रेक इट डाउन इनटू अ पाउडरी मास, पाउडर फॉर्म में ये ब्रेक हो जाते हैं ऑन टैपिंग विथ अ हैमर। अगर आप हैमर से करते हैं तो ना तो आप इसका सीट बना सकते हैं ना वायर बना सकते हैं। and they are not sonorous and are poor conductors of heat and electricity, याद रखिएगा। तो these materials are called नॉन मेटल्स, इन्हें नॉन मेटल्स का। तो दो तरह के हमने चीजों को देखा। एक तो हमने देखा नॉन मेटल्स के बारे में और दूसरा हम लोगों ने मेटल्स के बारे में देखा। तो द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। तो इनको चारों का नाम याद रखिएगा। 4 मेटल और 4 नॉन मेटल अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए इनफ हो जाएगा। चलिए, कुछ इसमें नोट है, देखिए इसको जरा बॉक्स में जो है। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि वैसा कौन सा मेटल है जो सॉफ्ट होता है। तो सोडियम और पोटेशियम, दीज आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ, इनको ना आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं। मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, याद रखिएगा। जनरली जो गैसेस होते हैं वो सभी वो तो नॉन मेटल्स में ही आते हैं। साथ ही साथ लिक्विड में फॉर्म में बात करें तो मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं और लिक्विड फॉर्म में मर्क्यूरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है अगर रूम टेम्परेचर पे देखें तो। दीज आर एक्सेप्शंस, ये एक्सेप्शंस है, दोनों का नाम याद कर लीजिएगा। सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट होता है और मर्क्यूरी जो होता है वो एकमात्र ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। यू आर फेमिलियर विद द फेनोमेनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, कभी आपने देखा है ना रस्ट लगते हुए आयरन पे। रिकॉल द रिएक्शन, आप इस रिएक्शन को याद कीजिए जरा, क्या होता है वहां पे। विच इज रस्ट इज फॉर्म, यू हैड परफॉर्म दिस इन क्लास 7 एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन वाला हम लोगों ने एक्टिविटी किया था क्लास 7 में। उसको हवा में जब आप जलाते थे तो क्या होता था कि you had learned that in both the process oxide formation takes place, उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता था। हाँ, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। देखिए नीचे बताया जा रहा है, आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस वाटर H2O, तीनों को मिला करके क्या बनेगा, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इन दोनों को मिला करके क्या बनेगा। ठीक है, अब इसको देखने के लिए हम लोग एक्टिविटी 4.3 करते हैं। लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। जब आयरन, ऑक्सीजन और वाटर तीनों का जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। चलिए, कलेक्ट
अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिसॉल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। आप ना एक रस्ट ले लीजिए, कहीं से रस्ट का टुकड़ा, एक स्पून, और इसे वाटर में अच्छे तरीके से मिला दीजिए। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। बेसिकली रस्ट पूरे अच्छे तरीके से उसमें घुल नहीं जाएगा, सस्पेंडेड रहेगा। शेक द सस्पेंशन वेल, इसको अच्छे तरीके से मिलाना है, और उसके बाद में देखना है, आपको कह रहा है कि टेस्ट द सोल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। आपको ना रेड और ब्लू लिटमस पेपर का उस पर टेस्ट करना है। और व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज द सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक। आप लोगों ने पढ़ा ही है, अगर हम रेड या ब्लू लिटमस से टेस्ट करें तो हम उसके नेचर के बारे में पता कर सकते हैं। कैसे कर रहा है देखिए, इस ट्यूब में रस्ट का सस्पेंशन है, और ये रस्ट पाउडर को जनरली इस वाटर में मिलाया हुआ है, और उसको जो है लिटमस पेपर से टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट करने के बाद में हमें क्या मिलेगा देखिए। तो टेस्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि रेड लिटमस जो है वो ब्लू में टर्न हो गया। तो जो ऑक्साइड ऑफ आयरन है ये बेसिक होता है नेचर में। हाँ, दो ही नेचर है, एसिडिक या बेसिक, इसमें से फाइंड आउट करना है, तो इसका नेचर बेसिक है। चलिए अभी इसमें एक क्वेश्चन है, पहले के पास आ रहा है, डज कॉपर आल्सो गेट रस्टेड। जब आयरन में हमने देखा अभी कि उसमें रस्ट होता है, तो क्या कॉपर में भी रस्ट होता है क्या? आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ द कॉपर वेसल्स। पहली बोलती है कि इसने कॉपर के जितने भी वेसल्स है उसके ऊपर में इस ग्रीनिश डिपॉजिट देखा है, ग्रीनिश कलर का। तो देखिए क्या होता है, व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। जब कॉपर के जो भी बर्तन होते हैं ना, उसको आप मॉइस्ट एयर के संपर्क में रखोगे ना लंबे समय तक, तो इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग। तो उनके ऊपर में ना ग्रीन कोटिंग आ जाता है, डल थोड़ा होता है। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। देखिए कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर Cu, हाइड्रोक्साइड बेसिकली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों आ जाता है OH, याद कर लीजिए फिलहाल। एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3, ये कॉपर कार्बोनेट का सिंबल है, फॉर्मूला है। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन। अब उसमें क्या रिएक्शन है देख लीजिए, अगले क्लासेस में आपको समझ में आएगा इसके बारे में, जब आप केमिकल रिएक्शंस को समझ जाएंगे। फिलहाल बेसिक समझ लीजिए कि कॉपर और H2O यानी कि वाटर, प्लस में एयर का जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 प्लस O2, इतना सब कुछ मिलने के बाद में बेसिकली मॉइस्ट एयर में ये सभी होता है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट, ये दो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। अभी हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन वाला जो पढ़ा था, जो पिछले क्लासेस में हमने किया है, तो उसमें जो एस बनता है ना ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक एंड बेसिक नेचर। और उसको भी जब आप वाटर में जब आप डिसॉल्व करेंगे और उसको जब टेस्ट करेंगे वैसे लिटमस पेपर से, तो इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो रेड लिटमस है ना वो टर्न्स ब्लू, वो जो है टर्न होकर ब्लू बन जाता है। तो इसे क्या पता चलेगा, जब रेड ब्लू में टर्न हो जाएगा तो वो ऑक्साइड ऑफ जो मैग्नीशियम था, यानी वो जो एस था वो बेसिक इन नेचर, वो कौन से नेचर का था, वो बेसिक नेचर का है। तो याद रखिएगा जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जैसे हमने देखा आयरन का ऑक्साइड वो भी बेसिक होगा, कॉपर का ऑक्साइड ये भी बेसिक नेचर का होगा। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। अब नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनका रिएक्शन हम लोग देखते हैं। एक्टिविटी 4.4 पे देखिए, एक टेक a small amount of powdered sulfur in a deflagrating spoon and heat it। हाँ, एक ऐसे स्पून में लेना है जो बेसिकली डिफ्लैग्रेटिंग होता है, आप देख सकते हैं। एंड हीट इट, उसको गर्म करना है। इफ डिफ्लैग्रेटिंग स्पून इज नॉट अवेलेबल, यू मे टेक अ मेटालिक कैप ऑफ एनी बोतल एंड रैप अ मेटालिक वायर अराउंड इट। आपको अगर वो अवेलेबल नहीं है तो एक किसी भी मेटालिक कैप को ले लीजिए बोतल का, और उसमें वायर को रैप कर दीजिए। एंड गिव इट द शेप एज शोन इन द फिगर 4.4। हाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस तरीके का हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो स्पून अभी आपको दिख रहा है ना, ये स्पून को ही हम लोग बोलते हैं डिफ्लैग्रेटिंग स्पून। अगर आपको वैसा नहीं है तो आप इस तरीके का शेप बना सकते हैं, एक मेटल का कैप लेकर के इसमें वायर लगा दीजिए। चलिए आगे करना क्या है वो देखिए। एज सुन एज द सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग, जब से सल्फर जो है बर्न होना शुरू हो जाए, वो इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ गैस जार। आपको जो है गैस जार में ना एक स्पून वहां पे डालना है। देखिए यहाँ पे, कवर द टम्बलर विथ अ लीड, और ये जो ढक्कन है ना इसका सामने से, इसको लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट स्केप, ताकि इसका जो सल्फर का जो गैस था ना वो बाहर नहीं निकले। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लीड। वाटर डाल के जल्दी से उसको लगा देना है। सेक द टम्बलर वेल, और उसे अच्छे तरीके से मिलाइए।
एंड चेक द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, और इसको ना रेड और ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करके देखिए इसका नेचर क्या है। ठीक है, चलिए ये टेस्ट किया जा रहा है। इसमें क्या होता है देखिए, द नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसमें क्या बना था, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना था। एंड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब इसको वाटर में जब मिला दिया ना तो सल्फ्यूरस एसिड बन गया। क्या बन गया, H2SO3। सल्फ्यूरस एसिड का क्या होता है आप याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, ये है सल्फ्यूरस एसिड। हाँ याद रखिए, सल्फ्यूरिक एसिड जब होता है तो वो हो जाता है H2SO4। हाँ H2SO4, तो ये हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड, जबकि यहाँ पे जो बन रहा है वो है सल्फ्यूरस एसिड। हाँ तो SO2 प्लस H2O, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर हमारा सल्फ्यूरस एसिड बना। तो द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू द लिटमस पेपर रेड। अब ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड बना देता है, रेड वाले में चेंज नहीं करेगा, जबकि ब्लू को ये रेड बना देगा। तो जो इससे क्या पता चलेगा कि जनरली जो ऑक्साइड होते हैं ना नॉन मेटल्स के, वो एसिडिक होते हैं नेचर में। हाँ क्योंकि इसने ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर दिया। Recall the name of the sum of the laboratory acids and bases you have read in class 7। क्लास 7 में आपने जो कुछ एसिड्स के और बेस के बारे में पढ़ा है उनके नाम याद कीजिए, एंड नोट डाउन देयर नेम्स इन द टेबल 4.4 and identify the metals or non metals present in them which form the oxides with the oxygen। आपको ना ये टेबल फॉर्म करना है, टेबल 4.4। इसमें देखिए जैसे नेम ऑफ द बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने पढ़ा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस में हम लोगों ने याद किया था, उसमें कैल्शियम क्या होता था, मेटल पार्ट है। वैसे ही अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें नॉन मेटल पार्ट क्या था, सल्फर हो जाता था। तो इस टेबल को आप पूरा कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें मेटल क्या होगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। वैसे ही आप और भी इसमें इस बेस वाले टेबल को पूरा कर सकते हैं, साथ ही एसिड वाले में भी और भी ऐसे ही कंटेंट आप डाल सकते हैं। चलिए वैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता था, इसमें HCl, वो तो इस तरीके से आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। रिएक्शन विथ वाटर, नाउ लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। और मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं इसको जरा देखिए। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स विगोरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। याद रखिएगा सोडियम बहुत जल्द से जल्द जो है वाटर और ऑक्सीजन दोनों के साथ रिएक्ट करता है। तो अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन दिस रिएक्शन, और इसमें नहीं इतना ज्यादा हीट जनरेट होगा कि वहां पे समझिए कि आग लग जाएगी। तो इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन, इसलिए इसे बाहर ओपन में ना स्टोर नहीं किया जा सकता। बाहर में क्या है, बाहर में हमारा ऑक्सीजन है चारों तरफ, और वाटर में भी आप इसको नहीं रख सकते हैं। तो ये काफी रिएक्टिव है, इसलिए सोडियम मेटल को ना केरोसिन में डाला जाता है, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग एक एक्टिविटी देख लेते हैं। टेक 250 ml बीकर ग्लास टम्बलर, फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर। इसको आधा जो है पानी से भर देना है, ये देखिए इसको हाफ। नेक्स्ट, नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल को केयरफुली कट करना है। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर से इसको ड्राई करना है, याद रखिएगा सेफ्टी जरूर ध्यान दीजिएगा। एंड रैप इट इन ए स्मॉल पीस ऑफ कॉटन, इसको कॉटन के स्मॉल पीस में रैप कर देना है। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर, और जो अपने कॉटन में लपेटा है ना उसको बीकर में डाल दो, और ऑब्जर्व द केयरफुली, और इसको ऑब्जर्व करिए। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर, आप उसको थोड़ा दूर ही रहिए। When reaction stops, touch the beaker, जब रिएक्शन हो जाता है तो आप बीकर को टच करके देखिए क्या होता है। What do you feel? Has the beaker become hot? Test the solution with red and blue litmus paper. Is the solution acidic or basic? आप बताइए कि वो एसिडिक है या बेसिक नेचर में होता है। चलिए, तो यू ऑब्जर्व दैट द सोडियम रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर, तो जब आप उसको टच कर रहे थे तो वो हीट हो रहा था। सो सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, फॉर एग्जांपल आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर स्लोली। आप आयरन को अगर वाटर में डालते हैं तो ये सेम टाइम वो रिएक्शन नहीं होता है। सेम टाइम रस्टिंग लग सकता है क्या, नहीं लग सकता है, एक लंबा समय लगता है इसमें, तो इसका रिएक्शन काफी स्लो होता है। तो जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। समझ गए, नॉन मेटल्स जो होता है वो जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, जबकि वो एयर में काफी ज्यादा रिएक्टिव है। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए उन्हें वाटर में स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस, अब फॉस्फोरस की बात कीजिए, इट इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, ये काफी रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। आप एयर में रखेंगे तो जल्दी से ये फायर पकड़, इट कैचेज फायर इफ एक्सपोज टू एयर।
हाँ, देखते होंगे जितने भी क्रैकर्स आते हैं ना, पटाखे, सब में फास्फोरस का यूज किया जाता है। तो इट कैचेज फायर इफ एक्सपोज टू एयर। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फास्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इट इज स्टोर्ड इन वाटर। हाँ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट से फास्फोरस को बचाने के लिए ना, इससे कहाँ पे हम स्टोर करते हैं, वाटर में स्टोर किया जाता है। तो ये भी एक कंटेंट है, इसको याद कर लीजिए। आगे बात करते हैं रिएक्शन विथ एसिड्स। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विथ एसिड्स। अब एसिड्स के साथ में क्या रिएक्शन होता है, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, अब एक एक्टिविटी है, इसको पढ़ लेते हैं। टेक सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन टेबल 4.4 4.5। इसमें जो टेबल है ना, इसमें इसको सैंपल्स लेने हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, चारकोल, सल्फर, ये सारी ले लीजिए, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लीजिए। और एंड लेबल देम एज ए बी सी डी ई एंड एफ विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर एट 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड याद रखिएगा, HCl। इसको जो है ना, इसका 5 ml लेना है और हर एक टेस्ट ट्यूब में इसको 1 by 1 डालना है ड्रॉपर के हेल्प से। ऑब्जर्व द रिएक्शंस केयरफुली, और इसको रिएक्शन को ऑब्जर्व कीजिए। इफ नो रिएक्शन occurs in the cold solution, warm the test tube gently। अगर कोल्ड सोल्यूशन में अगर नहीं हो रहा है किसी के भी साथ, तो उसको थोड़ा सा वार्म करके फिर से रिएक्शन कराइए। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, और एक जलता हुआ मैच स्टिक, हाँ, माचिस को उस हर एक टेस्ट ट्यूब के टॉप के ऊपर में लेकर के आइए, माउथ के पास। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टीड ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसके बाद में आप चेंज कर दीजिए उस एसिड को, अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कीजिए, H2SO4। ठीक है, H2SO4 होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड का, और इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए। चलिए, और ऐसे इसको नोट करना है रूम टेम्परेचर की, किसमें आपको वार्म मिलता है और रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, दोनों का रिएक्शन को। इज द डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड। आपने देखा इसमें से मेटल्स भी थे इसमें और नॉन मेटल्स भी थे, जैसे कि देखिए चारकोल क्या था, सल्फर क्या था, ये सभी नॉन मेटल्स थे। कॉपर क्या है, एल्यूमिनियम क्या, आयरन क्या है, ये सभी मेटल्स थे। तो क्या आपको कुछ उसमें डिफरेंस पता चलता है? What could the pop sound in some cases be due to the when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tube। किसी किसी एक्टिविटी में ना, किसी किसी टेस्ट ट्यूब के ऊपर में ना आपको पॉप साउंड भी सुनाई देगा। You must have found that the non-metals generally do not react with acids, but metals react with acids। हाँ, आपको इसमें पता चलेगा कि जो मेटल्स होते हैं ना, वो एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो जितने मेटल्स होते हैं ना, वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे अगर एसिड से रिएक्ट करेंगे, तो यहीं पे हमें पॉप साउंड मिलेगा। यानी कि ऊपर जब इस एक्टिविटी को जब आप करेंगे ना, तो चारकोल, सल्फर, इसमें आपको पॉप साउंड सुनाई नहीं देगा, जबकि बाकी में आपको पॉप साउंड सुनाई देगा। रीजन वही है कि मेटल्स जो है वो रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस वहां पे बना रहा है। तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, हो सकता है कि जैसे एक मेटल कॉपर है हमारा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं किया, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर लिया। तो एसिड बदलने से उसका प्रॉपर्टी के हिसाब से ये चेंज हो जाता है, हाइड्रोजन गैस का प्रोड्यूस होना। अब बात करते हैं रिएक्शंस विद बेसेस क्या। तो एक एक्टिविटी है, देखिए। प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने पढ़ा है पिछले क्लासेस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। ये लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, बाय डिसॉल्विंग 3 to 4 pellets ऑफ इट इन 5 ml ऑफ वाटर। साथ में 5 ml वाटर ले लीजिए। हाँ, एक फ्रेश सॉल्यूशन बनाइए। ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इनटू इट, और इस जो सॉल्यूशन आपका बना उसमें कुछ पीसेस गिराने हैं एल्यूमिनियम फॉइल के। हाँ, एल्यूमिनियम की जो पन्नी आती है उसके टुकड़े गिराने हैं। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट एंड ऑब्जर्व केयरफुली। आपको सुनना है क्या होता है उसमें। व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट। पॉप साउंड से हमें क्या पता चलता है? एज बिफोर, द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। याद रखिएगा, जहां पे भी पॉप साउंड है, तो इसका मतलब वो जो मैच बॉक्स को जो आपने बर्न किया है ना, वो आपका मैच स्टिक जो है, जो बर्न हो रहा है, वो वहां पे उसको हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। मेटल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। कोई भी मेटल है ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अगर रिएक्ट कर रहा है तो वो हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसेस आर कॉम्प्लेक्स। अब जो नॉन मेटल्स था ना, उनका बेसिस के साथ में जो रिएक्शन है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। चलिए, अब हम काफी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो क्या होता है? रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्म्ड इन क्लास 7। हाँ, आपने क्लास 7 में जो रिएक्शन देखा था कॉपर सल्फेट का
और आयरन का, हाँ, उसको जरा रिकॉल कीजिए। कॉपर सल्फेट जनरली क्या होता है, हम लोग लिखते हैं ना CuSO4, यहाँ पे फेरस सल्फेट है तो FeSO4, जिंक सल्फेट है ZnSO4, ये सभी उसके फॉर्मूलाज है। तो एक एक्टिविटी देखिए, टेक 500 ml beakers and label them A, B, C, D and E. Take about 50 ml of water in each beaker. Dissolve it in each beaker or teaspoon of each of substance as indicated in figure 4.6 है। Keep the beaker undisturbed for some time and record your observations in your notebook. और जो है आप इसको नोटबुक में नोट करके देखिए सारे ऑब्जर्वेशंस को। जैसे बीकर ए में आपने डाला क्या है, कॉपर सल्फेट डाला है CuSO4, साथ ही उसमें प्लस जिंक के कुछ ग्रेन्युल्स आपने डाल दिया। बीकर बी में आपने कॉपर सल्फेट डाला, आयरन के कुछ ग्रेन्युल्स डाल दिए। कॉपर सी में जिंक सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग्स डाल दिया। कॉपर बीकर डी में आयरन सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग डाल दिया। बेसिकली पांचों में 5 अलग तरह के आपने अलग अलग कंपाउंड्स को आपने डाला है, और अब आपको चेक करना है कि क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जब आप देखेंगे ना, जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर हमने लिखा है CuSO4 कॉपर सल्फेट है, प्लस में आप इसको रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, इसको आप रिएक्ट करा रहे हैं जिंक के साथ। तो जब रिएक्शन होगा ना, तो ये जो जिंक है ना, यहाँ पे कॉपर को इसमें से डिस्प्लेस कर देगा, तो आपका बच जाएगा जिंक सल्फेट बन जाएगा ZnSO4। वैसे ही कॉपर सल्फेट को अगर आप जिंक के जगह पे आप यहाँ पे अगर Fe कर रहे हैं दूसरे वाले रिएक्शन में, तो ये Fe जो है ना, इसमें से कॉपर को डिस्प्लेस करके यहाँ पे बनाएगा FeSO4। तो बेसिकली ये जो कॉपर सल्फेट का जो कंपाउंड है, इसमें से कॉपर का हटना और फेरस का उसके जगह पे बैठना, यही हमारा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट करना, मतलब उसको डिस्प्लेस कर देना जगह से, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। तो what changes do you observe in the various beakers? You have read that one metal displaces another metal from its compound in aqueous solution. In beaker A, zinc replaces copper. हाँ, हमने पहले अभी देख लिया कि जिंक जो है कॉपर को हटा देता है और इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। तो दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, देखिए जैसे ही जिंक उसको हटाता है तो बेसिकली कॉपर सल्फेट का जो कलर है ना उस सॉल्यूशन का, ब्लू है, ये डिसअपियर हो जाता है। एंड नाउ अ पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपोजिटेड। और जो क्या होता है, जब कॉपर उसमें से बाहर निकल गया तो वो डिपोजिट के फॉर्म में आपको उसके बॉटम पे दिखेगा, बॉटम ऑफ द बीकर। आपको जो है हमने देखा ना, इसमें यहाँ पे फर्स्ट वाले रिएक्शन में देखिए कॉपर सल्फेट में ये जिंक जो है कॉपर को हटाता है और खुद बैठ जाता है, तो कॉपर कहाँ जाएगा, वो बाहर में आइसोलेट हो जाएगा, यानी कि ये डिपोजिट के फॉर्म में उसके बॉटम में बैठ जाएगा। सेम रिएक्शन नीचे वाले के साथ भी सेम ऐसा ही कंडीशन होगा। चलिए, ये दिया हुआ है कॉपर सल्फेट CuSO4, इसका कलर ब्लू है, और ये जो है जिंक के साथ में आपका रिएक्ट करता है, तो क्या बन रहा है देखिए, जिंक सल्फेट ZnSO4 और प्लस में कॉपर Cu जो है बाहर है, ये रेड फॉर्म में जो है ये डिपोजिट के फॉर्म में नीचे आ जाता है। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन अ सिमिलर मैनर, और आप इसी तरीके से आप बीकर सी का भी लिख सकते हैं। There could have been the displacement of zinc by copper in beaker C and by iron in beaker E. Similarly, iron could be displaced by copper in beaker D. तो ये सारा जो है कंडीशन आप समझ गए होंगे। Since we do not see any changes in the beaker C, हाँ, beaker C में आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा। beaker C में क्या था जरा याद कीजिए, beaker C में हमारा था जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर। अब देखिए पहला वाला रिएक्शन में क्या था, पहले वाले रिएक्शन में आप देखिए उल्टा था, कॉपर सल्फेट के साथ में जिंक मिलाया जाता, तो जिंक ने इसमें से देखिए ये जिंक ने इस कॉपर को हटा दिया, ये इसको, जबकि आपका कॉपर इस जिंक को नहीं डिस्प्लेस कर पाता है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। तो वी कैन infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate. But why? When zinc can replace copper in beaker A, why cannot copper replace zinc in beaker C? ऐसा क्यों नहीं होता है? तो याद कीजिए, साइंस, रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट आर्बिट्ररी, इट फॉलोज डेफिनिट रूल्स। साइंस में कुछ ना कुछ फैक्ट्स हैं, रूल्स है जिसके आधार पे ये होता है। एंड द रूल हियर इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। याद रखिए, जिंक का जो रिएक्शन का जो प्रॉपर्टी है ये ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर एंड आयरन।
तो जिंक कॉपर को हटा करके इसके जगह पे बैठ सकता है किसी भी किसी भी कंपाउंड सॉल्यूशन में, जबकि कॉपर जिंक को नहीं रिप्लेस कर सकता है। अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोर रिएक्टिव मेटल can replace a less reactive metal, but a less reactive metal cannot replace the more reactive metal. Now you can understand why there are no displacement reaction beaker D and E also. तो अब उसके बारे में भी हम लोगों ने समझ गया। अब देखिए यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल्स के यूज देख लेते हैं। यू शुड बी एबल टू गेस व्हाई मेटल्स आर यूज इन मेकिंग मशीनरी, मशीनरी बनाने में इसका यूज किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स बनाने में यूज किया जाता है, एरोप्लेन्स बनाने में यूज किया जाता है, ट्रेन्स बनाने में यूज किया जाता है, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स, ये सभी में मेटल्स का यूज किया जाता है। यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द यूजेज ऑफ सम नॉन मेटल्स, हियर आर सम इंटरेस्टिंग वन, वी आर श्योर दैट यू विल गेस देम राइट। आप इसको गेस कर सकते हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या है। नॉन मेटल्स इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। देखिए नॉन मेटल्स भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग ब्रीदिंग के समय में ना हम लोग उसको इनहेल करते हैं। क्या है बताइए जरा, नॉन मेटल है वो, हमने बताया पहले भी कि जितने भी गैसेस है वो नॉन मेटल में आते हैं। तो ये है ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स यूज इन फर्टिलाइजर्स टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। हाँ, फर्टिलाइजर्स में जिसका यूज किया जाता है नॉन मेटल है, जो प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। सबको पता है ये क्या है, नाइट्रोजन। नॉन मेटल्स यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, सबको पता है नॉन मेटल्स जो वाटर प्यूरिफिकेशन में हम लोग यूज करते हैं क्या है, क्लोरीन। नॉन मेटल्स यूज इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वुंड एज एन एंटीसेप्टिक। वुंड पे जो एंटीसेप्टिक के रूप में हम लोग यूज करते हैं उसका क्या नाम है आप बताइए जरा, तो वो है आयोडीन। नॉन मेटल्स यूज इन क्रैकर्स, क्रैकर्स में जिसका हम लोग यूज करते हैं वो क्या है हमारा बताइए, तो क्रैकर्स पे जिसे यूज करते हैं वो है हमारा फॉस्फोरस, हम लोगों ने पहले देखा है। तो यू मे ऐड सम मोर यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। तो आप और भी ज्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में आप समझ सकते हैं, आप उनको लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो अभी आपका लगभग ये चैप्टर ओवर हो गया। इसके क्वेश्चंस को आप करके खुद से देखिए, काफी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि जब भी चैप्टर्स को हम लोग पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चंस हमारे लिए काफी सिंपल हो जाते हैं। तो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आपके राय है इसके बारे में, जो भी आप इस वीडियो से में आपको कमी लगी या जो ज़्यादा आप सीखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।